तो ग्लोबल आईटी जायंट गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशाल डेटा सेंटर और एआई हब बनाएगा। आज भारत एआई शक्ति समारोह में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया कि इस पर 5 साल में $15 अरब यानी भारतीय रुपए में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। तैयार हो जाने पर विशाखापट्टनम अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा हब होगा। इसके लिए आज गूगल और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। सुंदर पिचाई ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। इसे एआई हब में जो गीगावाट स्केल है उसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इंटरनेशनल सबसी गेटवे और विशाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिचाई के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि गूगल का यह विशाल निवेश विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर एआई हब बनाने का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके विजन से, आपके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। Now it is next level of development. We started iTech City and promoting IT. Now artificial intelligence and also data centers and also quantum computing. For all these things, driving force is the Honorable Prime Minister. Whenever we bring some proposal, immediately he is doing, not only doing, he is asking to implement it at a faster pace. देश के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। बच्चों की पढ़ाई, शादी या इलाज जैसे जरूरी काम के लिए पीएफ से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। ईपीएफओ ने नियमों को सरल बनाते हुए निकासी की लिमिट बढ़ा दी है। इस खबर पर डिटेल्स लेने के लिए अब जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीएफ विड्रॉल की बात करें तो इससे जुड़े नियमों में क्या कुछ बदलाव किया गया है? जी, एक बहुत ही आम समस्या जो सभी ईपीएफओ सदस्यों के सामने आती थी कि वो अपने ही फंड की निकासी कैसे करें, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कई सारे आपसे कारण मांगे जाते थे। तो अब ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इनमें से कई शर्तों में रियायत देने का फैसला किया है। खासतौर पर अगर आपको शिक्षा, शादी या इलाज जैसी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है तो आप अपनी जो कुल राशि है उसका 75% तक उसकी निकासी कर सकेंगे। हालांकि 25% आपको एज अ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले जिसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहा गया है उसमें 100% तक भी निकासी की अनुमति दी गई है। इससे पहले करीब 13 जटिल जो है शर्तें रखी गई थी। उनमें कई सारे आपको कारण बताने पड़ते थे। कई सारे ऐसी शर्तें थी जिसके लिए आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो अब उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। उन्हें सिर्फ 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें जरूरी जरूरतें या आवास संबंधी जरूरतें या विशेष परिस्थितियां, इनमें इन्हें कैटेगराइज किया गया। और खासतौर पे विशेष परिस्थितियों में पहले आपको बहुत सारे कारण बताने पड़ते थे, अब आपको वो कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा शिक्षा के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। एक और शर्त में जो ढील दी गई है वो है आंशिक निकासी के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है उसे कम किया गया है और अब केवल 12 महीने की जो न्यूनतम सेवा है उसके बाद आप जो है निकासी कर सकेंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आज देश के सबसे बड़े आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशकों को पहले ही दिन 50% के जोरदार रिटर्न मिले। 1140 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले एलजी का शेयर 1710 रुपए पर लिस्ट हुआ। तो क्यों है बाजार एलजी का दीवाना, बता रहे हैं आशीष वर्मा। कहना चाहिए ब्लॉकबस्टर डी स्ट्रीट पे डेब्यू होता हुआ 1140 की इशू प्राइस, 50% मोटा मोटी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 1700 के आसपास, और शायद किसी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक परफेक्ट स्टार्ट के लीजिए एक हेवीली सब्सक्राइब्ड आईपीओ को।
और सही भी है, आपने कहा क्यों? क्योंकि एक मार्केट लीडर है होम अप्लायंसेज में और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये आईपीओ ऑफर किया गया था, तो कह लीजिए एक परफेक्ट ब्लेंड था, उसका फायदा मिला। अच्छा, जब आईपीओ आया था उसकी इश्यू प्राइस के हिसाब से इंटेंडेड मार्केट कैप थी 77,000 करोड़ की, और जिस तरह की प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ले गया है 1,15,000 करोड़ रुपए पे। तो ऐसी कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा था। एलजी कॉर्प जो साउथ कोरिया में लिस्टेड है, वो 11.3 ट्रिलियन साउथ कोरियन वॉन्स में ट्रेड करती है। इंडियन करेंसी में लेकर आई है तो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास तकरीबन इस समय कामकाज करती हुई, और अब उसी की एक लिस्टेड सब्सिडरी 60% प्रीमियम पे अपने साउथ कोरियन पेरेंट से ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, ब्रोकरेजेस के आज कई सारे अपडेट्स आए थे, ये ध्यान रखिएगा लिस्टिंग से पहले की कहानी। एंटीक 1725 के प्राइस टारगेट्स, एमओएफएसएल 1800, नोमुरा 1800, एम्बिट 1820, एमके 2050 की बात कर रहा था। 1700 पे आ गए तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लार्जली ब्रोकरेज 1700 से 1800 के प्राइस टारगेट्स 12 मंथ के टाइम होराइजन के हिसाब से लेके चल रही थी। एमके जरूर 2050 की बात कर रहा है, यानी कि मौजूदा स्तरों से अगले 12 महीनों में 20% के आसपास का अपसाइड उन्हें नजर आता है। अच्छा, ब्रोकरेज को अट्रैक्टिव क्यों लग रहा था? कोई मोतीलाल ओसवाल कह रहा था कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, तो हमेशा हायर मल्टीपल्स कमांड करेगा, और कर भी रहा है इस समय। ये एम्बिट कह रहा था कि टॉप 3 प्लेयर्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज, चाहे मार्जिन्स का देख लें, चाहे आप रेवेन्यूज का देख लें, और जिस तरह का अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, ये ग्रोथ पोटेंशियल तगड़ा है, प्रीमियमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, और लार्ज अप्लायंसेस की स्पेस में अब वो कह रहे हैं सबसे प्रिफर्ड पिक हमारी ये है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मैं ब्रांड की कहानी ना इन्हीं के लोगों से उसमें छुपी हुई है। एलजी का ओरिजिनल जो नाम था अर्स्टवाइल, वो था लक्की गोल्ड स्टार, फॉर्मर नाम जो था। आज उसी की ये इंडियन सब्सिडरी इसी नाम को जस्टिफाई करती हुई इस पेरेंट के लिए नजर आ रही है। और एक लोगों से आप लोग वाकिफ हैं, लाइव्स गुड, तो जिन जिन के सब्सक्रिप्शंस आए हैं, आईपीओ अलॉटमेंट हुए हैं, सबकी लाइफ गुड है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है अपने सारे लोगों उसको। ये चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, नीति आयोग की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एमएसएमईज के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फ्रेमवर्क आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर बीआईएस के डीजी प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई है जो कहते हैं कि क्वालिटी फ्रेमवर्क ऑर्डर को आप आसान कीजिए, तो उस पर कुछ काम होगा आगे बढ़ते हुए? बिल्कुल, हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसकी रिकमेंडेशंस आ गए हैं। उस 2 बातें उन्होंने मुख्यतः कही हैं कि अभी हमारी 10 स्कीम्स हैं कन्फर्मिटी असेसमेंट की, उनको रैशनलाइज करके अगर नंबर कम किया जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा उनका एक मुख्य रिकमेंडेशन ये है कि जो लाइसेंस की वैलिडिटी पीरियड है उसको बढ़ाने पे विचार किया जाए, तो हम लोग जल्दी ही इस पे सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग वेस्टिंग का नियम आसान कर दीजिए, आपको फैक्ट्री विजिट आसान कर दीजिए, वो ना करना पड़े सबको। हाँ, वही स्कीम रैशनलाइजेशन की बात थी कि जहाँ तक संभव हो फैक्ट्री इंस्पेक्शन की जरूरत को कम किया जाए और मार्केट सर्वेलेंस पे ज्यादा जोर दिया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से राम कृपाल यादव को टिकट मिला है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार भी घोषित किए हैं। और आपको बता दें, चर्चित बेनीपट्टी सीट पर भी मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा को ही पार्टी ने टिकट दिया है। यहां से गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी।
तो बिहार चुनाव में चल रही उठापटक पर अब डिटेल्स के साथ बातचीत करने के लिए सीधा जुड़ते हैं रजनीश कुमार से। तो रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने दर्शकों को बताया है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद भी पार्टियों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो यहाँ सीटों का बंटवारा कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल बिहार की सियासत का रंग ही कुछ ऐसा है और जब भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। और इस बार खासकर 2025 का ये विधानसभा चुनाव है, नॉमिनेशन के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने फेज वाइज तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक जो है प्रत्याशियों पे नामों पर मुहर नहीं लगी है। हम बात कर रहे हैं एनडीए महागठबंधन दोनों खेमे में। सबसे पहले तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। शाम का वक्त है और सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर का ये नज़ारा है। लगभग डी एरिया में तब्दील कर दिया गया है। सुबह से ही गहमा गहमी है और लगभग 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह में गोपाल मंडल यहाँ पर धरने पर बैठे थे और उसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 71 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद कयासों पर फिलहाल विराम लग गया है। और इधर जेडीयू की तरफ से अगर बात करेंगे, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बारी बारी से जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं, उनको फोन करके बुलाया जा रहा है और सिंबल भी देने की बात कही जा रही है। तो अब तक जो खबर आ रही है, लगभग 10 से 11 जो प्रत्याशी हैं उनको सिंबल दिया गया है, जिसमें हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें रामानंद मंडल हैं, नचिकेता मंडल हैं, राजकुमार सिंह हैं और राजगीर से कौशल किशोर हैं। जेडीयू ने इन लोगों को सिंबल दे दिया है। तो इसी प्रकार से बिहारीगंज से निरंजन राम को भी सिंबल मिल सकता है। तो सिंबल देने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जो जेडीयू के तमाम जो लीडर हैं वो फिलहाल अभी कैमरे पर नहीं आए। सुबह में संजय झा ने ट्वीट किया था कि सब कुछ सही है, कहीं से कोई जो कयास है वो सही नहीं है, अटकलों पर जो है विराम लगाया जाए, क्योंकि एनडीए एकजुट है और 2025 में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी का चेहरा ही एक तरह से चुनावी मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा नीतीश कुमार और रजनीश, आपका धन्यवाद हम यहाँ पर करना चाहेंगे। समय की थोड़ी कमी है और जिस तरह से सीधी तस्वीरें रजनीश दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार के घर के बाहर किस तरह से अभी गहमा गमी है और वहीं महागठबंधन में भी अभी टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, हरियाणा में आईपीएस अफसर पूरन कुमार की कथित तौर पर आत्महत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चंडीगढ़ स्थित पूरन कुमार के आवास पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने आईपीएस अफसर की आत्महत्या को लेकर बीजेपी और हरियाणा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, आप अरेस्ट कीजिए। दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी बात राज्य के मुख्यमंत्री से हुई है, सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। चलिए आपको बताएं, आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। आईपीएस अफसर आत्महत्या में
दलित एंगल सामने आने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है तो चिराग पासवान ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। आज आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा होगी। दलित आईपीएस की आत्महत्या पर सियासत क्यों, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो चलिए